अभी तक देखो हमने है ना जो भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं वो सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाले। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट शीट आ गया हमारा, जॉब कॉस्टिंग आ गया, उसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आ गया जहाँ पर हम फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग अलग करके लिख लेते हैं, और नहीं भी लिखना चाहो तो एक साथ भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, और हमारे प्लस फॉर्मूले आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो अब जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग, और साथ में हम बैच कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी हमें मिलते जुलते ही क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे मटेरियल में है वैसे ही बैच कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन है हमारे पास में, तो हमारे पास में वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, मटेरियल कॉस्टिंग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मटेरियल कॉस्टिंग में बेसिकली हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर। एक टाइप का क्वेश्चन तो होते हैं हमारे पास में जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है, अगर मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है तो। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम EOQ कैलकुलेट करते हैं, प्लस वहां पर उस तरह के क्वेश्चंस में डिसीजंस भी लिए जाते हैं कि हम EOQ, अगर EOQ को ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी ऑर्डर क्वांटिटी मान रहे हैं, और अगर हमें कुछ सप्लायर ऑफर दे रहा है कुछ डिस्काउंट वगैरह के साथ में, तो वहां पर हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन से हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑफर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो जैसे 1-2 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें EOQ के करवा देता हूँ, और साथ में मैं तुम्हें इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग टाइप के जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े छोटे हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। अच्छा, पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इंपॉर्टेंट है, 50-50 चांस है एग्जाम में आने के। ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 50-50 चांस है, तो 50-50 मान के चलना है इस चैप्टर को। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें EOQ कैलकुलेट करना है। अच्छा, EOQ का फॉर्मूला चलता है 2AO/C, ऐसा करके एक फॉर्मूला चलता है। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। अच्छा देखो, एनुअल डिमांड हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 50 रुपीज। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एक ही बात होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ही बात चलती है यहाँ पर। तो कैरिंग कॉस्ट गिवन है 8%। अब ये जो परसेंट होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट ऑफ मटेरियल का होता है। कभी भी तुम्हें कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में क्वेश्चन में दी जाएगी तो उसको तुम मान के चलोगे कि वो तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल का है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है, 2 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट 8% है, तो 0.16। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज यहां पर मिल गई है। सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फिल कर देंगे। 2 × 10,000 × 50 डिवाइडेड बाय 0.16 और इसका होल रूट, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर EOQ का क्वेश्चन है तो सिंपल इतना सा ही रहेगा। EOQ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें कब बदल जाती है, जब इस तरह का कुछ डेटा गिवन हो, जब हमें डिसीजन लेना हो। जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट A वो 8,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का परसेंटेज होगी, यानी 400 का 20% करोगे तो कैरिंग कॉस्ट 80 रुपीज हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी को एक ऑफर किया हुआ है, ऑफर मिला है। ऑफर क्या है कि अगर कंपनी 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगी तो उसे 5% कंसेशन मिलेगा। तो क्या हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और या नहीं, और एक हमें EOQ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो EOQ का फॉर्मूला होता है 2AO/C का होल रूट। तो 2 × 8,000 × ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 अपॉन कैरिंग कॉस्ट 80, और हम इसका रूट कर देंगे तो रूट करने पर इसका नंबर आ जाएगा 200 यूनिट्स। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हम ऑर्डर कर रहे हैं 200 यूनिट्स,
सप्लायर हमें एक ऑफर दे रहा है 4000 यूनिट्स ऑर्डर करने का, हम ऑर्डर कर रहे हैं 200 यूनिट्स, सप्लायर हमें ऑफर दे रहा है 4000 यूनिट्स ऑर्डर देने का, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या सप्लायर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले परचेस, देखो दो ऑप्शंस हैं, 200 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट चलता है एनुअल रिक्वायरमेंट, और हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या पड़ रहा है, एनुअल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा कितना है। अच्छा, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 8000 है यहाँ पर, एनुअल रिक्वायरमेंट जो हमारी चल रही है यहाँ पर 8000 चल रही है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 8000 यूनिट्स की है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में देखो हमें गिवन था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 400 रुपए का, तो इंटू 400 तो 32 लाख रुपीस का हो गया ये। अच्छा, जब हम 4000 यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, वो अब 400 रुपए नहीं रहेगा, वो 400 माइनस 4%, तो 400 माइनस 4% करेंगे तो 386 रुपीज का रह जाएगा वो। 400 माइनस 4% करेंगे तो ये 384 का, सॉरी 384 रुपीज का रह जाएगा हमारे पास। तो अभी यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही 8000 यूनिट्स की रहेगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल 384 ही रह जाएगा, तो 384 इंटू 8000 इंटू 8000, तो ये हो जाएगा हमारा 30,72,000 हो जाएगा। अच्छा, ये परचेज हो गया। परचेज के बाद नेक्स्ट हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जैसे परचेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला चलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए भी चलता है, ए अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ए एनुअल रिक्वायरमेंट है 8000, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारी 200 ही तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर 200 यूनिट्स का ही, तो और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है 200 रुपीज पर ऑर्डर, तो 200 से 200 कैंसिल, तो 8000 ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो एनुअल डिमांड 8000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 4000, क्योंकि हम 4000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, और 200 रुपए पर यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा 400, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हो गई। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट हमारी अकर होगी यहाँ पर, वो होगी कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट के लिए भी एक फॉर्मूला चलता है, ओ क्यू ऑर्डरिंग क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है 200 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, देखो कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ मटेरियल प्राइस, तो मटेरियल की प्राइस 400 का 20%, ये कैरिंग कॉस्ट है हमारी, ध्यान रखना ये पूरी कैरिंग कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट 80 रुपीज हो गई, अगर तुम ये कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो 80 रुपीज, तो ये 8000 रुपीज ये हो जाएगी। और यहां पर कैलकुलेट करोगे तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी 4000 अपॉन 2, यहां पर जो कैरिंग कॉस्ट निकलेगी ना, वो मटेरियल की प्राइस का 20% निकलेगी, ध्यान रखना मटेरियल की प्राइस वहां पर 384 रुपीज ही रह गई है, तो 384 का 20% 76.8, और इंटू 2000 ये वाला पहले वाला नंबर हो जाएगा, तो 1,53,000 ये हो जाएगा 1,53,600, ठीक है 600 हो जाएगा। दोनों कॉस्ट का टोटल कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर दोनों का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों की जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास में, इसकी आ जाएगी 32,16,000 और इसकी आ जाएगी 32,26,000। तो इस केस में हमारा ये वाला क्वांटिटी खराब हो जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो 4% जो डिस्काउंट दे रहा है ना, उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसा ही है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है,
बस मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक पॉइंट समझा देता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ऑर्डर क्वांटिटी एक रेंज में गिवन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ऑर्डर क्वांटिटी का एक रेंज गिवन है, ये ऑर्डर क्वांटिटी की एक रेंज है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में रेंज का हमेशा, अगर ऑर्डर क्वांटिटी की रेंज गिवन है तुम्हें 250 से 800, 800 से 2000, 2000 से 4000, तो हमेशा मिनिमम या फिर इसको है ना क्लास बोलते हैं, 250 से 800 ये एक क्लास है, तो लोअर क्लास इंटरवल यूज करना चाहिए तुम्हें, क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू यूज करनी चाहिए, वो हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा। यानी अगर तुम्हें 250 से 800 का ऑर्डर देना है ना, तो ऑर्डर क्वांटिटी जो होगी ना वो 250 होगी, 800 यहां पर होगी, 2000 यहां पर होगी, 4000 यहां पर। यहां के लिए कोई मिनिमम वाला नंबर नहीं है, तो तुम इसमें रेंडमली 200 या 100 कुछ भी नंबर ले सकते हो, एक रैंडम नंबर ले सकते हो। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, एनुअल डिमांड दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, डिलीवरी कॉस्ट गिवन है, और तुम्हें इन सब में से बेस्ट चूज करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो दो स्टेटमेंट में दो नंबर्स आए थे, 200, 4000, यहां पर 5 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आता है ये ईओक्यू का। तो ईओक्यू में क्या होता है कि तुम्हें ईओक्यू निकालना होता है, और तुम्हें एक ऑप्शन दिया होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, वहां पर तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो तुम्हें डिसाइड करने को बोल रहा है या तुम्हें जो ऑफर दे रहा है, तुम्हें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे तरह का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वहां पर हम यूज करते हैं इन्वेंट्री लेवल्स के फॉर्मूले, वहां पर यूज किए जाते हैं इन्वेंट्री लेवल के फॉर्मूले। जैसे कि एक ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हारे। इन्वेंट्री लेवल का जो फॉर्मूले का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें, तो ROL, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम लीड टाइम। कंजम्पशन लीड टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL प्लस EOQ, EOQ भी बोलते हैं या ROQ भी बोलते हैं। ROL यही वाला, ठीक है, इस वाले ROL माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट वेट करना।
मैं क्या एक्चुअल में अपने एप्लीकेशन पे, स्टॉक वाली एप्लीकेशन पे एग्जिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है अभी, वो अपने आप एग्जिट ही नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो आर ओ एल प्लस सी ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, ये फॉर्मूला यहाँ पर चलता है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है आर ओ एल। ठीक है, अभी देखो, मिनिमम लेवल के अंदर और मैक्सिमम लेवल के अंदर फर्क ये चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक रखना चाहिए, और मिनिमम लेवल का मतलब है कम से कम कितना स्टॉक रखना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन लगातार चलता रहे। तो इसका फॉर्मूला होता है आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम। और डेंजर स्टॉक लेवल एक और चलता है, तो डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल यूज, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड, ये फॉर्मूला चलता है यहां पर। अब देखो एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम यूजेस, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, ये तो लीड टाइम का डेटा दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में, ये तो लीड टाइम का डेटा गिवन है। लीड टाइम एवरेज और नॉर्मल एक ही बात होती है, मिनिमम, मैक्सिमम और इमरजेंसी, ये तो लीड टाइम का गिवन है डेटा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में हमें लीड टाइम का डेटा गिवन है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है मैक्सिमम यूजेस। ठीक है, मैक्सिमम यूजेस का डेटा इस क्वेश्चन में होना चाहिए। एक मिनट रुको, बिल्कुल, देखो मॉड्यूल में ना मैंने ये कॉपी नहीं किया, एक पार्ट को इसका कॉपी नहीं किया। मॉड्यूल में से एक पार्ट ये भी कॉपी आएगा, कंजम्पशन भी आएगा, एक एफ पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पर। मैंने जब कॉपी किया तो वो पेज में नीचे रह गया था, तो मैं उसको कॉपी करना भूल गया। एक देखो ये वाला पॉइंट भी आएगा। देखो ये कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, यूजेस दिया हुआ है हमें, यूजेस। ठीक है, अच्छा, यूजेस हमें मैक्सिमम दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, मिनिमम नहीं दिया हुआ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होना जब हमें मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज में से कोई एक दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है, एवरेज निकालने का तरीका होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। जैसे इस क्वेश्चन में देखो एवरेज दिया हुआ है 15, मिनिमम हमें पता नहीं है, मैक्सिमम हमें पता है 20, अपॉन 2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइड चेंज करके उधर जाएंगे तो मिनिमम आ जाएगा 10। ठीक है, मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर 10 यूनिट्स पर डे। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर ओ एल, मैक्सिमम यूजेस 20 और मैक्सिमम लीड टाइम 15, तो ये हो गया 300 आर ओ एल। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। अच्छा, मैक्सिमम लेवल से पहले मैं मिनिमम लेवल निकाल देता हूं। मिनिमम लेवल में आर ओ एल आ गया हमारा 300 माइनस नॉर्मल यूजेस। देखो नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है 15 इनटू नॉर्मल टाइम दिया हुआ है 10, गिवन है ये क्वेश्चन में हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 150 आ गया। एक बार डेंजर भी लेवल निकाल देते हैं। नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है 15 और इमरजेंसी पीरियड दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 60। एक हमें मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम लेवल में आर ओ एल आ गया 300, ई ओ क्यू अभी तक हमें पता नहीं है, तो ई ओ क्यू देखते हैं, माइनस मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस है 10 और मिनिमम टाइम है 10। हमें यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा ई ओ क्यू। ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का होल रूट। ठीक है, तो 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट, अब देखो एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने की कॉस्ट है 20 अपॉन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यहां पर सीधा सीधा 5 रुपए गिवन है, तो मैं सीधा सीधा 5 रुपए लिखूंगा। अगर परसेंटेज लिखा होता तो हम फिर कैलकुलेट करते,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 200 फिल करेंगे, तो 500 माइनस 100 कर देंगे, तो 500 माइनस 100 कर देंगे तो, अच्छा मैंने एक टाइम गलत लिखा है यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, टाइम गलत लिखा है हमने यहाँ पर। मिनिमम टाइम है ना 6 डेज का है, मिनिमम लीड टाइम जो है वो 6 डेज का है, तो 440 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अगर इन्वेंट्री लेवल वाले क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरह के 4-5 फॉर्मूले लगेंगे और इस तरह का इन्वेंट्री लेवल का क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। अच्छा, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बाकी बचता है यहाँ पर, एक लास्ट टाइप के क्वेश्चंस, और वो जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन है वो है स्टॉक लेजर के क्वेश्चन। स्टॉक लेजर के क्वेश्चन बाकी बचते हैं, वो हम देख लेते हैं। स्टॉक लेजर के वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन स्टॉक लेजर के यहाँ पर 5 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। स्टॉक लेजर में क्या होता है कि हम एज ए स्टोर मैनेजर, मान लो कि मैं एक स्टोर मैनेजर हूं या तुम लोग एक स्टोर मैनेजर हो, तुम लोग मटेरियल परचेस करते हो, अपने स्टॉक में स्टोर में ले जाकर रख देते हो, फिर तुम्हें जब फैक्ट्री की तरफ से, तुम्हारी एक फैक्ट्री भी है, वो तुमसे जब मटेरियल मांगती है तो तुम उसको अपने स्टॉक में से मटेरियल इशू करके दे देते हो। ठीक है, वो जब तुमसे मटेरियल मांगते हैं तो तुम अपने स्टॉक में से उनको मटेरियल इशू करके दे देते हो। इसको बोला जाता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 तरीके होते हैं। स्टोर लेजर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 तरीके होते हैं। स्टोर लेजर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 तरीके। पहला तरीका है वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। दूसरा है लीफो फीफो। तीसरा है लीफो फीफो और उसके साथ में बेस स्टॉक। चौथा जो टेक्निक है, चौथा जो मेथड है उसका नाम है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और लास्ट वाला 5वां जो मेथड है उसका नाम है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इन सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, हमें कैलकुलेट करनी है इशू प्राइस। हमें कैलकुलेट करनी है इशू प्राइस, दैट्स इट। और कुछ भी काम नहीं आने वाला है हमारे। हमें कैलकुलेट करनी है केवल इशू प्राइस, बाकी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। जैसे कि हम 5 तरह के क्वेश्चन का एक एक पार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, हमें नीचे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सारा इसका सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज से इशू प्राइस कैलकुलेट करनी। अब देखो कैसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ये सारी डेट है ना, 1 से लेके 25 तक की सारी डेट्स मैंने यहाँ पर लिख दी है। 1 से लेके 25 तक की सारी डेट मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, 1 से लेके 25 तक की जो भी डेट्स है मैंने यहाँ पर ये सारी कॉपी करके लिख दी है। इसके बाद में क्या करना है हमें, एक मिनट रुको। इसके बाद में जहां पर भी देखो, हमने एक कॉलम बनाया परचेज का, एक कॉलम बनाया इशू का, एक कॉलम बनाया हमने स्टोर का, बैलेंस का, क्लोजिंग स्टॉक का। तुम कुछ भी बोलो, स्टोर, बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। अच्छा, यहां पर क्या चलेगा, परचेज वाली जितनी भी एंट्री है ना, वो देखो मैंने सारी यहां पर लिख कर दी है। 1 मार्च को 100 यूनिट्स 10 रुपीज की प्राइस में, 100 यूनिट 10 रुपीज की प्राइस में, सबसे पहले ये एंट्री की मैंने। उसके बाद 2 मार्च को 200 यूनिट 10.2 की प्राइस में। उसके बाद नेक्स्ट परचेज की एंट्री है 7 मार्च को 200 यूनिट्स 10.5 की प्राइस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परचेज की 300 यूनिट्स 10th को 10.8 की प्राइस में। परचेज में नेक्स्ट है 20th को 100 यूनिट 11 की प्राइस में। यहां पर हमने ये कर दिया, यहां तक तो ये हो गया, हमारा परचेज वाली एंट्रीज कंप्लीट हो गई। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं ना, तो मैं फर्स्ट डे 1 को एंट्री करूंगा 100 यूनिट 10 की प्राइस में, टोटल एक्सपेंडिचर 1000। 200 यूनिट्स 10.2 की प्राइस में, टोटल एक्सपेंडिचर 2100 का, 2040 का, सॉरी 2040 का। 200 यूनिट्स 10.5 की प्राइस में,
2100 का। सिंपल है, 300 यूनिट्स हमने 10.8 की प्राइस में परचेज की है 3240 का, और 100 यूनिट्स हमने 11 की प्राइस में परचेज की है 1100 का टोटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, ये तो हो गया परचेज। अभी हम इशू की एंट्री करते हैं और स्टॉक की एंट्री करते हैं। अच्छा, पहले दिन हमने 100 यूनिट्स परचेज की, वो 100 यूनिट्स कहां पर चली जाएगी? हमारे स्टॉक में चली जाएगी। नेक्स्ट डे हमने 200 यूनिट्स परचेज की, तो टोटल हो जाएगी 300 यूनिट्स हमारे स्टॉक में। 100 यूनिट्स तो ऑलरेडी रखी हुई थी, 200 यूनिट्स और हमारे स्टॉक में आ गई, जिस पर हम टोटल एक्सपेंडिचर 3040 रुपीज का कर चुके हैं, दोनों मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर। डे नंबर 5 को हमने इशू की 250 यूनिट्स। अच्छा, पहले हम यूज कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। जब हमने 250 यूनिट इशू की, तो इशू वाला स्टॉक के लिए मेरे को इन दोनों यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, यानी 10 रुपए वाली यूनिट भी काम आएगी और 10.2 रुपीज वाली यूनिट्स भी काम आएगी। क्योंकि 250 यूनिट चाहिए, तो 100 यहां से हो जाएगी, 200 यहां से हो जाएगी। या फिर तुम ऐसा देखो, 250 यूनिट हमें इशू करनी है, हमारे पास स्टॉक में कितनी यूनिट्स रखी हुई है? 300 यूनिट्स रखी हुई है। अब ये जो 300 यूनिट्स है, ये कौन कौन सी प्राइस वाली यूनिट है? एक तो 10 रुपीज की प्राइस वाली यूनिट है। जो 300 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में रखी हुई है, उसकी प्राइस कितनी है? सिर्फ प्राइस, ठीक है। एक तो 10 रुपीज वाली यूनिट रखी हुई है, एक 10.2 वाली यूनिट्स रखी हुई है। हम इनका एवरेज कर लेंगे तो 10.1, तो हमारी एवरेज प्राइस आ जाएगी 10.1। ध्यान से समझना इस पॉइंट को ध्यान से समझना। हमारे पास स्टॉक में ये जो 300 यूनिट्स है, इनकी प्राइस है ये और इनका एवरेज है ये। हम जिस दिन भी मटेरियल इशू करने वाले हैं, उससे पहले वाला दिन देखेंगे। हमेशा हम मटेरियल इशू करने वाले हैं डे नंबर 5 को, उससे पहले वाले दिन हमारे पास में 300 यूनिट्स रखी हुई है। वो जो 300 यूनिट्स है वो इस प्राइस की है, हमें सिर्फ इस प्राइस का एवरेज कर देना है, और एवरेज करेंगे तो एवरेज 10.1 आएगा। तो देखो, हमने दोनों प्राइस का एवरेज किया तो 10.1 आ गया, और हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक बाकी बच गया। क्लोजिंग स्टॉक कैसे बाकी बचेगा? 300 यूनिट्स हमारे पास में थी, 250 इशू कर दी, तो क्लोजिंग में 50 यूनिट्स बच गई। 3040 रुपीज का स्टॉक रखा हुआ था, 2525 का इशू कर दिया, तो 515 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझना। हमने यहां पर 200 यूनिट्स इशू की, 200 यूनिट्स, ध्यान से समझना, ध्यान से। यहां पर कितनी यूनिट्स रखी हुई है? 550। इससे पहले वाले दिन 550 यूनिट्स देखो कैसे बनेगी, 300 ये बनेगी, 200 ये बनेगी और 50 ये बनेगी, तभी तो 550 कंप्लीट होगा। 300, 200 और 50, ठीक है। इन तीनों की प्राइस का एवरेज, सिर्फ प्राइस का एवरेज, कौन सी यूनिट की कितनी क्वांटिटी है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्टॉक में जो 550 यूनिट्स रखी हुई है, इस 550 में ये तीनों यूनिट्स, तीनों क्वांटिटी है, इन तीनों की प्राइस का एवरेज यानी 10.2, 10.5 और 10.8। 10.2, 10.5 और 10.8 की प्राइस का एवरेज कितना आया? 10.5। ये हम यहां पर लिख देंगे 10.5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम 200 यूनिट इशू करने वाले हैं। इससे पहले हमारे पास में 350 यूनिट्स रखेंगे। 350 यूनिट कौन कौन सी होगी? 300 तो यहां से आ जाएगी 10.8 वाली, 50 यहां से आ जाएगी 10.5 वाली। तो हम 10.8 और 10.5 का एवरेज करेंगे ना, तो 10.8 और 10.5 का एवरेज आएगा 10.65, तो इशू प्राइस आ गई 10.65। इशू प्राइस आ गई 10.65। और जब हम लास्ट वाले दिन इशू कर रहे हैं, इसके बारे में, हमारे पास 250 यूनिट्स रखी हुई है। 250 में 100 यहां से आ जाएगी, 150 यहां से आ जाएगी, तो 10.8 और 11
और 10.8 और 11 का एवरेज हो गया 10.9, तो 10.9 यहां पर इशू प्राइस है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास में सिंपल एवरेज मेथड है, ये हमारे पास में सिंपल एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में परचेज तो सेम चलेगा, वेटेड एवरेज मेथड का परचेज तो सेम ही रहेगा। देखो यहां पर वेटेड एवरेज मेथड का परचेज तो सेम ही है। इशू करते टाइम ध्यान से समझना, इशू करते टाइम हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी यहां पर। इशू करते टाइम हम क्या करेंगे, हम देखो यहां पर 250 यूनिट इशू कर रहे हैं, इससे पहले वाले दिन, इससे पहले वाले दिन हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 3040 रुपीज का स्टॉक रखा हुआ है। कितनी यूनिट्स है, 300 यूनिट्स है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10.13, वो 10.13 यहां पर आ जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड में हम ये देखते हैं कि जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उससे पहले दिन, ठीक है, जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उससे पहले दिन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है और क्वांटिटी कितनी है। तो उससे पहले दिन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 3040 और क्वांटिटी है 300, तो इनको जब एवरेज निकालेंगे तो 10.13 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखना है, यहां पर इससे पहले वाले दिन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 5847 डिवाइड बाय 550 हमारी क्वांटिटी है, तो इशू प्राइस आ गई 10.63। इससे पहले वाले दिन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 2695 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है 250, तो इशू प्राइस आ गई 10.7। तो जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उससे पहले वाले दिन कितना मटेरियल रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, ये मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है फीफो का। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल सबसे पुराना रखा हुआ है वो सबसे पहले इशू किया जाएगा, जो मटेरियल सबसे पुराना वाला है उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा। अच्छा, यहां पर देखना, हमारे पास में 500 यूनिट्स थी डे 1 को, तो 500 यूनिट्स डे 1 को हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में आ गई। नेक्स्ट इवेंट में हमने 70 यूनिट इशू की, तो यही वाला स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास में, तो 70 यूनिट्स इशू हो जाएगी यहां से, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने 100 यूनिट इशू की, तो 100 यूनिट इशू करने के लिए ये वाला स्टॉक रखा हुआ था 200 रुपए वाली प्राइस का, तो ये इशू हो जाएगा। नेक्स्ट डे हमने 80 यूनिट्स इशू की, नेक्स्ट डे हमने 80 यूनिट्स इशू की, तो इससे पहले ये वाला स्टॉक रखा हुआ था, तो ये इशू हो जाएगा, बाकी बचा हुआ स्टॉक और उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट डे हमने 200 यूनिट रिसीव की है 190 की प्राइस में, 200 यूनिट रिसीव की है 190 की प्राइस में। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू लिखनी है ना, वो 2 बार लिखनी है। कैसे? पुराने स्टॉक की एंट्री तो अलग से लिखेंगे हम, और जो अभी अभी हमने नया स्टॉक रिसीव किया है उसकी एंट्री अलग से करेंगे। रीजन क्या होता है कि पुराना स्टॉक पहले इशू किया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पुराना स्टॉक रखेगा, हमारे पास में रखा रहेगा, उसको पहले इशू किया जाएगा, और जो नया वाला स्टॉक हमारे पास में रहेगा हम उसको बाद में इशू करेंगे। इसीलिए दोनों की एंट्री हमने अलग अलग की है। नेक्स्ट 15 यूनिट्स हमारे पास में रिटर्न आ गई थी, 15 यूनिट्स हमारे पास में रिटर्न आ गई थी। एक पॉइंट होता है कि जो भी रिटर्न वाला स्टॉक होता है ना, मैंने लिखवाना तो चाहिए, मैंने कहीं पे तो लिखवाया होगा, यहाँ पर नहीं लिखवाया। रिटर्न वाला जो स्टॉक होता है ना, उसको हमें नए स्टॉक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास में रिटर्न में स्टॉक आया है, इसको हमें नए स्टॉक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो रिटर्न में जो स्टॉक आया है इसकी एंट्री मैंने सबसे नीचे कर दी, क्योंकि ये सबसे नया वाला स्टॉक है। ये सबसे पुराना वाला स्टॉक है 250 यूनिट्स का, ये उससे थोड़ा नया वाला है, और ये सबसे रिसेंट हमारे पास में जो स्टॉक आया है वो है।
अच्छा, नेक्स्ट 16 को हमें 180 यूनिट इशू करनी है, तो 180 यूनिट सबसे पुराने वाले स्टॉक में से ही इशू हो जाएगी। तो 250 में से 180 इशू हो जाएगी, तो बाकी बचेगी 70 यूनिट्स, और ये 200 और 15 एज इट इज बचा रहेगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट 240 यूनिट्स हमने रिसीव की, तो ये 240 यूनिट्स की एंट्री सबसे नीचे चली जाएगी। नीचे क्यों गई है? क्योंकि ये सबसे रिसेंट वाला स्टॉक है, बाकी पुराना स्टॉक ऊपर आ जाएगा। 24th को क्या हुआ, ध्यान से देखो। 24th को हमने 300 यूनिट्स इशू की है। ठीक है, 300 24th से पहले 300 यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा? पुराने स्टॉक की 70 यूनिट्स पूरी आ जाएगी, 200 यूनिट्स पूरी आ जाएगी, तो 270 हो गई। 15 यूनिट्स यहां से भी आ जाएगी, 285, 15 यूनिट्स और बाकी बची है ना, वो यहां से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो स्टॉक में केवल ये लास्ट वाला जो स्टॉक है वो बचा रहेगा हमारे पास में। उसके बाद हमने 320 यूनिट नई रिसीव की है, तो इसकी एंट्री नीचे चली जाएगी। पुराने वाले स्टॉक की एंट्री ऊपर लिखेंगे, नए वाले स्टॉक की एंट्री नीचे लिखेंगे। फिर हमने नेक्स्ट इवेंट में 115 यूनिट इशू कर दी, तो 115 यूनिट यहीं से इशू हो जाएगी। 110 यूनिट्स तो यहां से बाकी बचेगी, और 320 यूनिट्स यहां से बाकी बची रह जाएगी रिसेंट वाली। फिर हमने नई 35 यूनिट हमने रिसीव कर ली है, या फिर ये हमारे पास में रिटर्न है, शायद ये रिटर्न है। 27th को ये 35 यूनिट्स रिटर्न है। हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट बी ने रिटर्न की है, तो डिपार्टमेंट बी को हमने 26 को सामान भेजा था, तो 26 को जो सामान भेजा था ना वो 195 का था, तो वहां से 35 यूनिट्स रिटर्न हो गई है। और मैंने अभी बताया रिटर्न स्टॉक हमेशा कहां चला जाएगा? सबसे नीचे, नया स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा। और फिर हमने 100 यूनिट और रिसीव की है, इसको भी हम सबसे नीचे लिख देंगे। बाकी सारी एंट्री तो आ जाएगी, इसकी एंट्री भी सबसे नीचे आ जाएगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो सबसे नया वाला स्टॉक आता है उसको सबसे लास्ट में इशू किया जाता है, उसको सबसे नीचे रखा जाता है, सबसे नीचे। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो ये वाला मेथड है, इसमें क्या होगा, जो सबसे नया वाला स्टॉक आएगा ना उसको सबसे पहले इशू कर दिया जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, 100 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में थी, फिर 200 यूनिट हमने रिसीव की, तो 200 यूनिट्स को ऊपर लिख दिया, 100 यूनिट्स जो पुरानी रखी हुई है उसको नीचे लिखा। पुराना वाला स्टॉक नीचे लिखेंगे, नया वाला स्टॉक ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। फिर हमने 300 यूनिट रिसीव की, तो 300 यूनिट का स्टॉक ऊपर आ गया, उससे पुराना 200, सबसे पुराना 100 यूनिट का स्टॉक है। फिर 4th डे को हमने 400 यूनिट इशू की है, तो 400 यूनिट में सबसे नए वाले स्टॉक की 300 यूनिट आ जाएगी, और उससे थोड़ा पुराने वाले स्टॉक की 100 यूनिट्स आ जाएगी। तो 100 यूनिट्स तो 10.5 की बचेगी, और 100 यूनिट्स 10 रुपीज वाली बचेगी यहाँ पर। ठीक है, लीफो में इस तरह से एंट्री चलती है हमारी। जब हम लीफो की कैलकुलेशन करते हैं, तो लीफो की कैलकुलेशन करते टाइम जो सबसे नया स्टॉक हमारे पास में आता है उसको सबसे पहले इशू कर देते हैं। ठीक है, और फीफो में जो सबसे पुराना स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है पहले उसको इशू किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन, वो बेस स्टॉक का वाला क्वेश्चन है। अब बेस स्टॉक में क्या करते हैं, चलता लीफो फीफो जैसा ही है, लेकिन कुछ स्टॉक हम सेफ्टी में रखते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में 400 यूनिट्स का था, तो 300 यूनिट तो हमने इशू के लिए रख ली है, बाकी 100 यूनिट सेफ्टी में। अब ये 100 यूनिट जो सेफ्टी वाली है, बेस स्टॉक वाली है ना, ये हमेशा हम हमारे पास में बचा के रखेंगे। देखो 100 यूनिट्स हमेशा हमारे पास में बची रहेगी, बाकी यूनिट्स जो भी आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग हम इशू करते रहेंगे। तो बेस स्टॉक वाले मेथड में 100 यूनिट्स जो बेस स्टॉक में हमारे पास में रखी हुई है वो हमेशा बची हुई रहेगी, बाकी हम स्टॉक को इशू करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस में क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस गिवन होती है, क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस गिवन होती है। तो जब भी हम इशू करेंगे ना तो इस प्राइस में इशू करेंगे। जैसे 15th को मटेरियल इशू करेंगे तो 4.2 की प्राइस में, 20 को मटेरियल इशू करेंगे तो मार्केट में 4.4 की प्राइस चल रही है, 26 को मटेरियल इशू करेंगे तो 4.6 की प्राइस में, और 30 को मटेरियल इशू करेंगे तो 4.8 की प्राइस में। तो देखो 15th को 300 यूनिट 4.2 की प्राइस में,
20 को 250 यूनिट 4.4 की प्राइस में, 26 को 200 यूनिट 4.6 की प्राइस में, 30 को 300 यूनिट 4.8 की प्राइस में इशू किया। मटेरियल जब भी इशू किया जाएगा तो मटेरियल को इशू करने के लिए हम हमेशा मार्केट प्राइस को फॉलो करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस में ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर लेती है। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है, इशू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर लेती है। कैसे करती है वो डिसीजन, उसका एक फॉर्मूला चलता है ये वाला, एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल का मतलब होता है ओपनिंग प्राइस प्लस माइनस डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड, ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जब भी हम इशू करेंगे तो देखो एक्चुअल प्राइस, ओपनिंग प्राइस कितनी है, ओपनिंग प्राइस है 240, ओपनिंग प्राइस 240 यहां पर आ गई। ओपनिंग प्राइस है 240 तो 240 हमने यहां पर ले लिया। देखो डेविएशन दिया हुआ है 20 रुपीज का, डेविएशन हमने 20 रुपीज का यहां से ले लिया, और ओपनिंग क्वांटिटी 10 है, ओपनिंग क्वांटिटी हमने यहां से ले ली, तो हमारी इशू प्राइस आएगी 242। जब भी मटेरियल इशू किया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 5th ऑफ जनवरी को इशू किया है 242 की प्राइस पे, 12th ऑफ जनवरी को इशू किया है 242 की प्राइस में। मटेरियल जब भी इशू होगा फिर स्टैंडर्ड प्राइस में इशू किया जाएगा। तो यहां पर है ना, इस चैप्टर में इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस में क्या क्या बन गए हमारे पास में, एक क्वेश्चन तो बन गया ROQ EOQ वाला, एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास में इन्वेंट्री लेवल्स वाला, और एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास में स्टॉक रजिस्टर वाला। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ रहे हैं हम, छोटा सा टॉपिक है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में भी EOQ का ही फॉर्मूला चलता है। जैसा हमारा फॉर्मूला EOQ में फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन C, बैच कॉस्टिंग में 2AS अपॉन C हो जाता है। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, यहां पर S का मतलब सेटअप कॉस्ट होता है, बाकी सब चीजें सेम। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही देख लो, एनुअल रिक्वायरमेंट 2400, सेटअप कॉस्ट 100, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है तो कैरिंग कॉस्ट 200 का 6% हो जाएगा, हमारा EBQ आ गया। ठीक है, हमारा EBQ का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम है ना 90,000 यूनिट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिसीजन मेकिंग है, बाकी सब सेम ही है, EOQ टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन इसमें ये वाला देख लो, 90,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है और अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं, एक कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन एट ए रेट। अच्छा ये रेट गिवन है, ये रेट है पर ऑर्डर। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है 120, प्रोडक्शन कॉस्ट में ये सब आ गए। प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी हमारी 200 रुपीज मानेंगे हम, एक ही मान लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट को, अलग अलग नहीं करेंगे। सेटअप कॉस्ट है 1500, 18,000 कॉलम बन जाते हैं। कैरिंग कॉस्ट लग रही है 15%। अच्छा हमें पता लगाना है मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 5,000 कॉलम्स बनाने हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट वेट करना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें बनाने हैं 5,000 कॉलम्स, और 5,000 कॉलम्स 90,000 कॉलम्स का ऑर्डर देता है। ठीक है, एटलीस्ट 5,000 का देने वाला है ही वो, तभी ये लगेगी। हाँ ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 तरह के डिसीजन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर EBQ कैलकुलेट कर लेते हैं। EBQ का फॉर्मूला चलेगा 2AS अपॉन C का होल रूट, तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट 19,000 और इनटू सेटअप कॉस्ट है 1500 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। मैंने कैरिंग कॉस्ट में बताया था तीनों ऐड हो जाएगा, 200 रुपए का 15% लगेगी हमारे पास में कैरिंग कॉस्ट। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,000 कॉलम्स, हमारा आंसर आ जाएगा 3,000 कॉलम्स।
अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो 18,000 का कॉलम एक बार में दे दे, क्योंकि वो 5 ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 ऑर्डर प्लेस करता है, तो क्या उसको 5 ही ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, या उसको 18,000 का ऑर्डर, या उसको 5 ऑर्डर प्लेस करके 18,000 का ऑर्डर देना चाहिए, या 3,000 का फॉलो करना चाहिए? तो सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं हो रही है। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह की कोई बात नहीं है ना, तो परचेज कॉस्ट तो सेम रहेगी। हमें दो कैलकुलेशन करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। हमें दो कैलकुलेशन करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट, इस क्वेश्चन में ईबीक्यू है ना, तो ईबीक्यू में सेटअप कॉस्ट चलती है। सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन क्वांटिटी इनटू सेटअप कॉस्ट। एक क्वांटिटी तो हमारे पास में 18,000 है, क्योंकि वो 18,000 क्वांटिटी का ऑर्डर करता हुआ रहा। एक क्वांटिटी हमारे पास में 3,000 है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 90,000 डिवाइडेड बाय 18,000, और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट है, सेटअप करने की कॉस्ट है 1,500 रुपए, तो 15 6 का 90, 9,000 रुपीज तो ये हो जाएगा। 18 पंचे 90, सॉरी 7,500 ही हो जाएगा, ठीक है। इधर लगेगी 90,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, 3,000 ऑर्डर क्वांटिटी हमारी, सेटअप कॉस्ट है 1,500 रुपए, तो ये हो जाएगा 30 45 45,000 हो जाएगा। अच्छा, सेटअप कॉस्ट के बाद में लगेगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए भी फॉर्मूला चलेगा, कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला चलेगा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। क्वांटिटी है 18,000 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना लग रही है? कैरिंग कॉस्ट अभी हमने ऊपर निकाल के देखा था, 200 का 15%, 30 रुपीज, 105, 270,000 लगेगा ये, और यहाँ पे 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 15 15 थी 45, 45,000 ये लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट हो गया हमारे पास। हमें 3,000 कॉलम्स का ऑर्डर देना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन किए थे ईओक्यू के अंदर, वैसे ही डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व किए जाते, ठीक है। इसके अलावा और जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। अभी इस सेशन